टोक्यो ओलंपिक्स को लेकर एक खास वातावरण बना है। सभी लोग चीयर फॉर इंडिया, ओलंपिक की आशा जैसे हैशटैग चला रहे हैं। इससे एक अलग ही माहौल बना है और हम सबको बहुत ज्यादा आशाएं हैं। इस आज के वेबिनार में हमारे साथ हैं श्री समीर दास जी, जो कि पूर्व ओलंपियन हैं, हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और साथ ही आजकल कोच की भूमिका में भी आ गए हैं। इनके साथ ही हमारे साथ हैं शरद द्विवेदी साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और बंसल न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हेड हैं। इनके साथ ही हमारे साथ हैं श्री सत्यजीत सांकृत जी, जो कि निदेशक हैं क्षेत्रीय साई के भोपाल के। इनके साथ ही हमारे साथ श्री प्रशांत सेंगर जी हैं, जो कि जाने माने अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर हैं, साथ ही काफी अच्छे न्यूज रीडर भी हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर से हमारे साथ कई विशिष्ट हस्तियां भी जुड़ी हैं, जिनमें लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर से प्रोफेसर विवेक पांडे जी हैं, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है एक्सरसाइज और फिजियोलॉजी के। इनके साथ ही यहाँ से हमारे साथ हैं डॉक्टर MS राठौर जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनोज पाठक जी, जो कि डीन है फैकल्टी ऑफ फिजिकल एजुकेशन के। इनके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सतीश अहिरवार जी, जो कि यहाँ पर स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी से ही हमारे साथ जुड़े हैं समीर चौधरी साहब, जो कि यहाँ PRO हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से शारीरिक शिक्षण विभाग के HOD डॉक्टर यादव साहब और वहां के काफी सारे विद्यार्थी। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में साई के फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर के जो टीम है, मैं शुक्रगुजार हूँ इन सब यूनिवर्सिटीज का इस वेबिनार में हमारे साथ सम्मिलित होते हुए पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। जैसा शारिक ने अभी कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स ये खेलों का महापर्व जो है 23 जुलाई से 8 अगस्त इन 17 दिन के बीच होना है। हम सब जानते हैं कि किस परिस्थिति में ये टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे हैं। कोरोना के कारण इनको पोस्टपोन किया गया था और अभी रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार इन 17 दिनों में जो है ये सारे स्पोर्ट्स के कॉम्पिटिशन्स होने हैं। भारत ने काफी सारे देशों ने इसके लिए बहुत तगड़ी तैयारी की है और भारत की तरफ से भी बहुत मजबूत तैयारी इस बार की गई है। 128 एथलीट्स का कंटिंजेंट जो है वो 18 स्पोर्ट्स कैटेगरीज में 18 श्रेणियों में टोक्यो में भेजा गया है। ये कंटिंजेंट वहां पे पहुंच गया है। अलग अलग क्वालिटी के जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, विभिन्न एज ग्रुप के, वो सीनियर्स हो या जूनियर्स हो, कई बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर चुके ऐसे भी एथलीट्स हैं और एकदम नए और जूनियर भी स्पोर्ट्स पर्सन्स है इसमें। जो है विवेक सागर प्रसाद, जो इटारसी होशंगाबाद से है, वो तथा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग में जो खरगोन से है, वो भारत की ओर से हिस्सा ले रहे हैं। और इन सारे एथलीट्स का मनोबल बढ़ाने के लिए पत्र सूचना कार्यालय तथा रीजनल आउटरीच ब्यूरो जो है, हमने भी अपनी तरफ से एक दो चीजें करने की कोशिश की है। ये वेबिनार तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए, एथलीट्स का उत्साह बढ़ाने के लिए और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन जो है उसको एनकरेज करने के लिए हमने एक ओलंपिक के ऊपर क्विज जो है उसका हमने आयोजन किया है, जो ट्विटर पे हो रहा है। डिजिटल क्विज है। शारिक ने काफी सारा काम इस क्विज को लेके किया है और ये क्विज जो है 16 जुलाई को शुरू हुआ और 23 जुलाई को ये खत्म होगा, जिस दिन से ओलंपिक्स की शुरुआत होगी। इसमें हर रोज एक प्रश्न जो है वो PIB MP के ट्विटर हैंडल पर पूछा जा रहा है और रीजनल आउटरीच ब्यूरो के ट्विटर हैंडल पर पूछा जा रहा है।
PIB इन MP ये पत्र सूचना कार्यालय का ट्विटर हैंडल है, और ROB इन MP जो है वो रीजनल आउटरीच ब्यूरो का ट्विटर हैंडल है। तो इस क्विज में भी आप सभी में से जो जिस इंटरेस्ट हो वो भाग ले सकता है। इसमें अट्रैक्टिव प्राइज भी हमने रखे हैं। इसके अलावा एक सेल्फी और फोटोग्राफ बूथ जो है वो पत्र सूचना कार्यालय और रीजनल आउटरीच ब्यूरो में भी हमने स्थापित किया है। आप में से जो भी PIB का ऑफिस जो है वो वैशाली नगर में है, और ROB का जो ऑफिस है वो सारे डिटेल्स हम एड्रेस आपसे शेयर करेंगे। वहां जाके भी आप सेल्फी लेकर जो है वो PIB या ROB के हैंडल में शेयर कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने इस डिस्कशन के जो सीनियर पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की तैयारियां हुई है, किस तरीके के इच्छा आशाएं हैं कि मेडल्स जो है इंडियन कंटिजेंट जीत पाएगा। मध्य प्रदेश इन सब में, इस तैयारी में और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ है, और राज्य के खिलाड़ी किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इन सब में साई का क्या स्थान है, और युवा जो है इन सब युवा के लिए ये सारी चीजें क्यों महत्वपूर्ण है, ये इनमें से कुछ चीजें हम अपने वक्ताओं से जानना चाहेंगे। आप सभी का पुनः एक बार इस चर्चा में, इस वेबिनार में स्वागत है। धन्यवाद। प्रदर्शन किया है 3 दशक तक उसका ओलंपिक हॉकी में लगभग स्वर्णकाल रहा। सर्वाधिक स्वर्ण पदक और पदक भारत ने हॉकी में ही जीते हैं। तो हॉकी में पदकों की संभावनाओं, भारत की पदक की संभावनाएं जानने के लिए हम चलते हैं पूर्व ओलंपियन समीर दास जी के पास, जो हमें बताएंगे कि टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में भारत की पदक की क्या संभावनाएं हैं। समीर दास साहब। शुक्रिया शारिद भाई, सभी को मेरा नमस्कार। और देखिए शारिद भाई, हॉकी से जहाँ तक रिलेटेड हॉकी की बात है, तो मैं अभी जैसे रीसेंट परफॉर्मेंस जो हमारा इंडियन हॉकी का रहा है कि हमने जर्मनी को भी हराया, अर्जेंटीना को भी हराया, बेल्जियम से हम एक मैच हारे, एक जीते। तो जो अभी रीसेंट परफॉर्मेंस को अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि हम मेडल के बहुत करीब है। लेकिन ओलंपिक्स में जाने के बाद हम कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमें वो पिछले मैचेस और पिछले परफॉर्मेंस अपना भूल के वहाँ टीमें अपनी स्ट्रैटेजीज अलग बनाती हैं। हमें मैच दर मैच अपनी स्ट्रैटेजी को बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू जो हमारी अपोनेंट टीम है उनके हिसाब से, और डिपेंड करेगा कि हम वहाँ कैसी शुरुआत करते हैं अपने पूल में। क्योंकि पूल में आपको अगर क्वार्टर फाइनल आपको अच्छा खेलना है जाके, कोई हल्की टीम तो हालांकि मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऊपर की टीमें अगर आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा दूसरे पूल। तो मुझे लगता है कि शुरुआत हमें बहुत अच्छी होना चाहिए। न्यूजीलैंड से पहला मैच है हमारा, और हमारे पूल में ऑस्ट्रेलिया भी है, स्पेन भी है, जापान भी है, अर्जेंटीना भी है। तो टीम कोई भी हल्की नहीं है और किसी मैच को हम हल्के में नहीं ले सकते। डिपेंड करेगा कि हमारी शुरुआत कैसी है और हम कैसा खेल रहे हैं, उसके बाद हम इस पे ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं कि हम मेडल में पहुंच रहे हैं कि नहीं। जी, इसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे आप हॉकी को लेकर? हॉकी देखिए, हॉकी एक हमारी बहुत एक परंपरा रही है, और हॉकी में जब भी पहले ओलंपिक्स में जाते थे तो सभी को उम्मीदें से हॉकी से हुआ करती थी। हालांकि बीच में कुछ खराब टाइम जरूर आया, लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा एज ए हॉकी प्लेयर। हमारी साई, हमारी जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, बहुत हॉकी के लिए कर रही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही प्रोडक्ट हूँ, और शुरू से हॉकी के लिए बहुत किया है। सरकार ने बहुत किया है। अभी हाल ही में इतना हालात इतने खराब थे कोरोना की वजह से, लेकिन कैंप बेंगलोर में कंटिन्यू रखा गया हमारी हॉकी टीम का। तो हमारी हॉकी टीम की तैयारी पूरी है। सिर्फ हमें वहाँ पे जाके हमारी शुरुआत कैसी होती है, कैसा हम वहाँ परफॉर्म करते हैं। जैसा मैंने पहले बोला कि हाल ही में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। हमने सारी बड़ी दुनिया की टीमें हैं सबको हराया और अच्छे मार्जिन से हराया। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हमारी शुरुआत जो है, जो पहला मैच है, दूसरा मैच है, तो वहाँ से हमारा जो मोमेंटम बनेगा, तो मुझे लगता है कि हम आखिरी 4 में जरूर जगह बनाएंगे इस बार।
चलिए, अच्छी बात है। आपने कहा कि भोपाल में ये ओलंपिक में भारत की हॉकी को लेकर काफी अच्छी संभावनाएं हैं और सब कुछ करेगा रणनीति के ऊपर। और चूंकि ये अब नया भारत है, तो हम उम्मीद करते हैं कि रणनीति भी बहुत जोरदार होगी और स्वर्ण पदक हमारा काबू में आएगा। आज हम ये बातें कर रहे हैं भोपाल में बैठकर, और भोपाल को हॉकी की नर्सरी कहा जाता रहा है। तो भोपाल की हॉकी को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? शारिक भाई, आप भी जानते होंगे भोपाल में हॉकी गलियों और रोडों पे हुआ करती थी। जब हम भी बड़े हो रहे थे तो इसलिए हम हॉकी की तरफ हमारा भी रुझान हुआ, और क्योंकि हमारी फैमिली में भी सब फादर और भाई सभी हॉकी खेला करते थे, तो हर जगह हॉकी हुआ करती थी। तो बीच में थोड़ा सा एक खराब वक्त आया हॉकी के लिए कि लोगों ने हॉकी से थोड़ा दूरी बनाना शुरू कर दी। चीज़ों के अभाव होने लगे, ग्राउंड्स जो थे वो अब ग्राउंड्स नहीं रहेगा, नहीं तो हर जगह पे ग्राउंड हुआ करते थे जहाँ बच्चे खेला करते थे। लेकिन फिर साई का हॉस्टल, जैसे मैंने कहा कि मैं साई का ही प्रोडक्ट हूँ, तो साई का जब हॉस्टल 93 में आया तो हमारा जो बैच में गया, वहाँ से फिर से एक बार भोपाल की हॉकी रिवाइव होना शुरू हुई। अब मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने पूरी मध्य प्रदेश में उन्होंने जगह जगह फिगर सेंटर शुरू किए हैं। तो हॉकी एक बार फिर से अपनी वापसी पे है, लेकिन हमें एक जीत की दरकार है, क्योंकि जो लोग हैं वो भी चाहते हैं, और हम भी एज ए हॉकी प्लेयर हॉकी में एक बड़ी जीत हमें चाहिए जिससे लोगों को आकर्षित करे और हॉकी की तरफ लोगों का रुझान और बढ़े। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम चलते हैं शरद द्विवेदी साहब के पास, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्टेट हेड हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बंसल न्यूज के। तो शरद जी हमें बताएंगे कि खेलों की तैयारियों और प्रशिक्षण पर कितना जोर देना चाहिए। जैसा कि इस बार हम देख रहे हैं कि कई नए खेलों में जिन पे भारत पहले इतनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करता था, जैसे सेलिंग है, फेंसिंग है, उनमें महिला खिलाड़ी भी आगे आ रही हैं। तो शरद द्विवेदी साहब हमको प्रशिक्षण की तैयारियों की बातों के बारे में बताएंगे। शरद जी। शरद द्विवेदी साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, मेरी आवाज मिल रही है शारिक भाई? बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज जी। बिल्कुल शरद जी, माफी चाहूंगा पहले तो मैं। बहुत शुक्रिया शारिक भाई आपका, प्रशांत जी आपका कि अवसर आपने मुझे दिया। काफी वरिष्ठ लोग मुझे दिख रहे हैं। समीर भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ी लाजवाब बातें कही। पहले तो मैं माफी ये चाहूंगा कि मैं बहुत अनुशासित रूप से नहीं जुड़ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं लखनऊ से इलाहाबाद के रास्ते पर हूँ और इस समय देशज ग्रामीण भारत का आनंद भी ले रहा हूँ। कुल्हड़ वाली चाय कुछ देर पहले मैंने उसका सेवन किया है, और कुछ यहाँ सोट के लड्डू हैं इलाहाबाद के रास्ते पर, तो उनका लुत्फ उठाते हुए मैं चला हूँ, तो इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। ये प्रशिक्षण की जो बात है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इस वेबिनार में ज्वाइन करके पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। बहुत अच्छी बात है शरद भाई, बहुत अच्छा स्वागत है सर। जी, बहुत धन्यवाद आपको। मैं सबसे पहले, चूंकि 2 खेल के बड़े इवेंट से मेरा सरोकार रहा, वैसे तो मैं एक जर्नलिस्ट के तौर पर मेनली खेल का पत्रकार मैं नहीं हूँ, लेकिन 2 इवेंट्स का दूरदर्शन के जरिए मुझे मौका मिला। कॉमनवेल्थ जो 2010 में दिल्ली में हुआ था, और उसी के बाद जो ओलंपिक बीजिंग में हुआ था, बीजिंग में नहीं, मेरे ख्याल से कॉमनवेल्थ के बाद जो ओलंपिक था, जगह मैं भूल रहा हूँ जी, लंदन ओलंपिक के लिए मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम ने मुझे प्रशिक्षण के नजदीक पहुंचाने का मौका इसलिए दिया क्योंकि मैंने एक तुलना करने का अवसर मेरे पास इस रूप में आया कि मैंने दिल्ली में जब कोचेज को और विदेशी खिलाड़ियों और कोचेज के साथ अपने कोचेज और खिलाड़ियों को एक साथ देखने का मौका मिला, तो कुछ चीजें जरूर मैं समझ पाया जिनका मैं जिक्र यहाँ करना चाहूंगा। पहला तो मुझे लगता है, जो माफ कीजिएगा मैं फिर कहूंगा कि मेरा ऑब्जर्वेशन एक जर्नलिस्ट का ऑब्जर्वेशन है, एक खेल पत्रकार का ऑब्जर्वेशन नहीं है। तो कोई त्रुटि आपको लगे या उसमें कोई आपको ऐसी बात लगे तो उसको उस परिप्रेक्ष्य में जरूर देखिएगा। मुझे ये लगा कि जो जीत की भूख हमारे भीतर होनी चाहिए, उसमें कुछ कमजोरी लगी। लेकिन 10 सालों में बहुत पानी बह चुका है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं खिलाड़ियों से और एक एक खिलाड़ी से उन्होंने बात की है, मुझे लगता है इसकी हमें बहुत जरूरत है।
कि देश का प्रधानमंत्री अगर आपकी रवानगी के पहले आपसे बात करता है, आपके हालचाल पूछता है और आपको शुभकामनाएं देता है और फिर ये भी कहता है कि जब आप लौटेंगे तो मैं आइसक्रीम खाऊंगा आप सभी के साथ, और उनकी मुश्किलात पर भी बात करता है, उनके चैलेंजेस पर भी बात करता है, ये बहुत ही शानदार पहल होती है। दूसरा, जिस तरह का, जैसा मैंने कहा, जीत की भूख क्यों नहीं है, तो जीत की भूख न होने की एक वजह यह है कि हमारे खिलाड़ी अब तक, अब मैं नहीं कहूंगा, अब सिनेरियो देश में बदला है और बहुत तेजी से बदल रहा है, और इसी वजह से मेरे पहले के जो वक्ता थे उन्होंने बखूबी ये बात कही कि हमने ऑल टाइम श्रेष्ठ प्रदर्शन इसके पहले ओलंपिक में किया है, और इसकी वजह यही है कि हमारे पास अब विश्व स्तर के खिलाड़ी मौजूद हैं। दीपिका कुमारी ने जिस तरह का प्रदर्शन अभी किया है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि झारखंड की ये लड़की दुनिया की इस समय नामचीन तीरंदाज है। लेकिन यहाँ तक का सफर तय करते करते कई बार खिलाड़ियों को बहुत मुश्किल होती है, बहुत परेशानियां होती है। मैं यहाँ किसी क्रिटिसिज्म के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ उन चुनौतियों की बात कर रहा हूँ जो एक विकासशील देश के सामने होती हैं। शोभा जे जो हमारी एथलीट रही है, एक बार उनका यूएनआई में जब मैं था तो उनका इंटरव्यू करने का मौका मुझे मिला, तो उन्होंने बताया मुझे, तो मेरे भी, माफ कीजिएगा, रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कई बार हमें धर्मशालाओं में रुकना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एथलीट भी भारत में जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, फिर उन्होंने कहा नहाने के लिए कोई खटिया खड़ी कर दी गई, उस पर एक चादर डाल दी और लड़कियों ने वैसा नहाया। लेकिन ये वंस अपॉन अ टाइम, ये मुझे लगता है कि आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले की बातें हैं, और चक दे इंडिया जैसी फिल्में बताती हैं कि भारत के लिए बहुत कुछ खेलों में अब बदल रहा है। और ये नजरिया बदलने की बात है। ना भारत में कभी अभिभावकों का नजरिया रहा कि वो अपने बच्चों को खेलों की तरफ जाने दें, और न ही हमारे इंस्टीट्यूशंस तैयार थे। जैसा आज भी अभी बात की समीर भाई ने, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हॉकी के लिए आज भी अगर हम भोपाल में बात करें तो मुझे लगता है कि जिस तरह की सुविधाओं की जरूरत है भोपाल में, उनके लिए अभी भी हम थोड़ा परेशानी की स्थिति में ही हैं। तो ये सारी चीजें, और ऐसे मौके पर जबकि हमारे पास बजट की कमी है और हम एक आर्थिक चुनौती से भी जूझ रहे हैं कोविड की वजह से, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस पर हमें बहुत बेहतर तरीके से सोचना होगा। जो प्रशिक्षण की हम बात करते हैं, जीत की भूख मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये तब होती है जब खिलाड़ी आर्थिक परेशानियों से नहीं जूझता है। 5 साल की उम्र से या 6 साल की उम्र से जब वो किसी डिसिप्लिन को चुनता है, तो उसका और उसके कोच का रिश्ता पेरेंट्स और बच्चे का होता है, और एक ही सपना लेकर वो आगे बढ़ता है। उसमें कोई हर्डल्स नहीं होती, उसको जो भी चाहिए। जैसे इस बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि 50,000 रुपए का एक फ्री टाइम पॉकेट मनी सरकार ने दिया है खिलाड़ियों को। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने कोरोना के समय उनकी वेलबींग ही नहीं पूछी, बल्कि उनसे ये भी कहा कि आपको क्या चाहिए, आपको घर पे क्या फैसिलिटी चाहिए। दरअसल खिलाड़ियों को सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है, एक अच्छा कोच और दूसरी सुविधाएं। और ये दोनों चीजें हम भारत में जिस तरह से अब तक जो भी चुनौतियां रही उनमें मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कठिनाई यही रही कि हम उन चीजों को मुहैया नहीं करा। दूसरा, मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं की अगर हम बात करें, उनकी कमी अभी भी है। भारतीय और विदेशी कोच के बीच में समन्वय और तालमेल की कमी भी मैं महसूस करता हूं, और कुछ हमारे खिलाड़ियों का लैंग्वेज प्रॉब्लम भी उसमें आड़े आता है, क्योंकि अधिकतर खिलाड़ी जो हैं वो अलग अलग रीजन से आते हैं, और जैसा आप और हम सब जानते हैं, क्योंकि इस समय यात्रा के दौरान मैं भारत की इसी डाइवर्सिटी को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और प्रणाम कर रहा हूँ। डाइवर्सिटी है कि हमारी ताकत भी है, हमारी चुनौती भी है, क्योंकि हमारे पास जब लैंग्वेज बैरियर होता है और आप एक रशियन कोच की रशियन मिश्रित अंग्रेजी को ठीक से नहीं समझ पाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो पाती हैं। और कई बार जब वो रशियन कोच अपने इंडियन काउंटर पार्ट पर डिपेंड करता है समझने और समझाने के लिए, तो माफ कीजिएगा, कई बार चीजें जिस तरह से समझी और समझाई जानी चाहिए शायद वैसा नहीं होता है। तो इस पर हमें बहुत फोकस करना चाहिए कि जिस तरह हमारे खिलाड़ी, अगर हमें रशियन कोच चुनना है तो उन्हें रशियन सिखाई जाए, उन्हें अगर फ्रेंच कोच मिल रहा है तो उन्हें फ्रेंच सिखाई जानी चाहिए। अंग्रेजी तो एक बहुत कंपलसरी लैंग्वेज है ही कम्युनिकेशन के लिए। तो ये जो चीजें हैं, ये मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोपाल में एक अच्छी खेल एकेडमी आई, तो मैंने देखा कि खेल का सिनेरियो मध्य प्रदेश का बदला। नहीं तो हम पहले तरसते थे कि
मध्य प्रदेश से खिलाड़ी क्यों नहीं जाते, लेकिन इसका श्रेय मध्य प्रदेश की सरकार को जाता है। और मुझे लगता है कि यशोधरा राजे सिंधिया जिन्होंने काफी कोशिश की इस दिशा में, उनका नाम भी मैं यहाँ जरूर लेना चाहूंगा कि उन्होंने अपने स्तर पर, और आज हमारे पास घुड़सवारी में जो कुछ बेहतर खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश से, उसकी एक बड़ी वजह अच्छी खेल एकेडमी है। तो मुझे लगता है कमी कहीं भी नहीं है, न मनोबल में है, सिर्फ हमें उस एपेटाइट को मेंटेन करना है, चाहे वो जीत की हो या प्रशिक्षण की हो, टिल द लास्ट। जब तक हमें लगता है कि आखिरी दम तक वो चीज हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में, और देखिए प्रोत्साहन के बिना मुझे लगता है व्यक्ति कुछ नहीं है। आप अगर खेल जीत कोई भी पदक लेकर आ रहे हैं तो देश में जिस तरह से आज बहुत चीजें बदल गई हैं। मैंने इंटरव्यू किया है विजेंदर का, बॉक्सर का, तो मैंने उनका एटीट्यूड देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारत में एक बॉक्सर के पास उसकी अपनी टीम है, जो उसकी पीआर टीम है। मैं विश करता हूं कि इस ओलंपिक के बाद हमारे ढेर सारे खिलाड़ियों के पास ऐसी पीआर टीम होगी, उनके पास एक अंतर्राष्ट्रीय चेहरा होगा। तो ये सब कुछ एक आदर्श समन्वय की बात है, और मुझे लगता है कि वो कोयल की जो सुरीली कूक है, जो होनी चाहिए, वो हो चुकी है भारत में। अब इट विल टेक सम टाइम, मुझे लगता है कुछ समय लगेगा, हो सकता है 10 साल, हो सकता है 20 साल, लेकिन समाज, सरकार और खिलाड़ी, इन तीनों का जो एक आदर्श समन्वय है, वो लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है भारत का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि मैं ट्रैवल में हूँ, आप सब समझ रहे होंगे। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया, और बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं भारतीय हमारे ओलंपिक दल को कि हम वहाँ अपना झंडा फहराएं और चक दे इंडिया का नारा बुलंद करते हुए ढेर सारे मेडल्स लेकर लौटे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी, आपने अपने इतने व्यस्त समय में हमारे लिए भी कुछ समय निकाला और बहुत अच्छी बातें की कि सरकार, समाज और खिलाड़ियों तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और खेलों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक तो कोच और दूसरी सुविधाएं। तो सुविधाओं की जब बात आती है तो हमारा ध्यान खास तौर से साई की ओर जाता है। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री सत्यजीत सांकृत जी को, जो कि क्षेत्रीय निदेशक है साई के, जो टोक्यो ओलंपिक और साई के विषय पर हमको विस्तार से बताएंगे। सर, सबको प्रणाम। सबसे पहले ये बताऊंगा, बड़े अच्छे से शरद जी ने एक्सप्लेन किया है कि समस्याएं थी, कैसे समस्याओं का समाधान हुआ, खिलाड़ियों को सुविधाएं किस तरह से मिली। समीर दास ने इसका जिक्र किया है। मैं साई की तरफ से उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं एक खिलाड़ी भी रहा हूँ। मैंने भारत का कई बार ताइक्वांडो में प्रतिनिधित्व किया है और मैंने फेस किया है उस चीज को। तो उस समय से और अभी में काफी ज्यादा बदलाव है। अब तो छोटी छोटी चीजों पे हम इतना ज्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग एथलीट को इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हर एथलीट जो हमारा ओलंपिक में या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल में जाने वाला एथलीट होता है, वो हमारे टारगेट ओलंपिक पोडियम के अंतर्गत आता है, जो बड़ा एक एलीट डिपार्टमेंट है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। और सारे एथलीट के लिए हमारे पास एथलीट मैनेजर होते हैं, एथलीट रिलेशनशिप मैनेजर। तो किसी भी एथलीट को कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी चीज चाहिए, उसका पासपोर्ट नहीं हुआ, खेलना है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, ही कैन डायरेक्टली कॉल टू। उनके पास एक नंबर होता है, वो सीधे उसको कॉल करते हैं। उसको कॉल करने के बाद वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि हम जैसे या दूसरे अधिकारियों से जो जिस विभाग में है उससे बात करें और उसकी समस्या का समाधान करें। तो ये एक ऐसी पहले जैसे अभी बात हुआ था कि अभी शरद जी ने कहा था कि पीआरओ सबका होना चाहिए। तो भारतीय खेल प्राधिकरण, भारत सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की है कि किसी भी एथलीट को जब भी कोई आवश्यकता पड़े, अगर टारगेट ओलंपिक पोडियम का एथलीट है, सेलेक्ट हो गया है, हमारे देश का एलीट एथलीट है, तो उसकी समस्याओं के लिए उससे भागना नहीं पड़े। पुराने समय की बात है, समीर दाद हैं, इसको अग्री करेंगे इसमें, कि पहले बच्चों को कभी कभी अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए खुद भागना पड़ता था। टीम चली जाती थी, नाम हो जाता था, लेकिन बच्चों के पासपोर्ट नहीं बनते थे, कभी किसी का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता था, कई तरह की समस्याएं आती थी। आज के दिन में ये बढ़ते बढ़ते अच्छी स्थिति इतनी अच्छी बढ़कर हो गई है कि बच्चों को पासपोर्ट नहीं है, वो अपने एथलीट मैनेजर को, जो जिसका पेमेंट भारत सरकार साई करती है टॉप्स डिवीजन के थ्रू, उसको वो फोन करेंगे, सारी जिम्मेदारी वो लेगा। बच्चों की तबीयत खराब है, क्या है, सारी चीजें उसको पता होंगी, वो बताएंगे और उसका समाधान करेगा वो।
तो ये कदम है, इस तरह के और भी कदम है। जैसे साई में एक या भारत सरकार की ओर से जो आज के दिन के प्रोग्राम है, वो पुराने प्रोग्रामों में फर्क ये है कि अभी उसको काफी एक साइंटिफिक रूप दे दिया गया है। हर चीज में जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं, ये जरूर ध्यान रखा जाता है कि उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिले, सारे वो साइंटिफिक बैकअप मिले, जिसके चलते वो किसी कारण से अंतरराष्ट्रीय मंच, अंतरराष्ट्रीय अरीना में पूरे तरह अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे थे। तो प्रयास यही है कि सारे जितना भी उनका एफर्ट है, अभी जैसे स्पोर्ट्स में ओलंपिक में सारे प्लेयर, आज के दिन में जितने प्लेयर भारत के जा रहे हैं, उसमें से कम 50% प्लेयर ऐसे हैं जो किसी भी मुकाबले के लिए, किसी भी अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के लिए मेडल लेने के लिए तैयार बैठे हैं। उसमें किसका क्लिक करेगा उस दिन? अब जैसे जेवलिन थ्रो की मैं बात करता हूं, वो नीरज चोपड़ा है। जेवलिन थ्रो एक ऐसा मुकाबला है कि उस दिन अगर वो उनका हाथ सही समय पर थ्रो हो गया, सही मोमेंटम के साथ उन्होंने फेंक दिया, तो मेडल की संभावना ही मेडल निश्चित है। तो इस तरह हमारे मनु भाकर, ये हमारे शूटिंग के जितने खिलाड़ी गए हैं या ऐश्वर्य हैं, ये सभी विश्व स्तर के खिलाड़ी हैं। और इनका हम लोगों ने ध्यान रखने में, हम लोगों ने खासकर ये देखा है कि बड़ी चीजों का ध्यान तो सारे रखते हैं, हम लोगों ने इनकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है कि इनको ऐसी कोई भी तकलीफ नहीं हो, जो कोई चीजें इनकी छूट नहीं जाए, इनका ट्रेनिंग नहीं छूटे, इनको प्रॉपर आराम मिले, इनकी जो भी टेस्टिंग है, जितना भी साइंटिफिक बैकअप है, इनको मिलता रहे, इनको अच्छे कोच मिले, इनको फॉरेन कोच। अभी हमारे मोस्ट ऑफ द एथलीट्स जो हैं, जो एलीट एथलीट्स हैं, जिनकी संभावना है कि वो मेडल जीतेंगे, वो सारे उनको विदेशों में ट्रेनिंग, कंपटीशन, एक्सपोजर के लिए भेजा गया है। वो सारे हैं, शूटिंग की टीम क्रोशिया में थी, इसी तरह सारे वो जाते हैं, जो अपने को एक्लेमेटाइज करते हैं, इनको टाइम पे भेजा जाता है। पहले से जितनी जो समस्याएं थी उसको ध्यान में रख के, उसको नोट डाउन करके हम लोग हर आगे की प्रतियोगिता में उसका सुधार करते हैं। इसी तरह से और हम लोगों ने जितना सुधार किया है, ये हमारे प्रयास हैं। और इन प्रयासों के बाद जो भी सफलता मिलती है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान स्पोर्ट्स पर्सन का होता है, क्योंकि उसकी लगन, फैसिलिटी तो देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन जो लगन और जो मेहनत से वो खेलेंगे और उस दिन उनका क्या परफॉर्मेंस रहेगा, यही परिणाम को दर्शाएगा। धन्यवाद जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है नूर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजीत जी, आपने कई सारे पहलुओं पर बड़ी बारीकी से रोशनी डाली। साथ ही बताया कि हमारी सरकारें किस तरह के प्रयास कर रही हैं देश में बढ़ावा देने के लिए खेलों को। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार हमारी टैली, जो पदकों की टैली है, वो काफी बेहतर रहेगी। इसी पर बात करने के लिए हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कमेंटेटर श्री प्रशांत सिंगर के पास, जो हमें बताएंगे कि टोक्यो ओलंपिक्स में भारत की पदकों की क्या संभावनाएं हैं। श्री प्रशांत जी। बड़ा अवसर है। दरअसल ओलंपिक एक ऐसा खेल होता है, एक ऐसा प्रांगण होता है सारे खिलाड़ियों के लिए, जहां वो अपनी जीवन की सबसे ज्यादा ताकत, सबसे ज्यादा ऊर्जा लगाए करते हैं। हमारे लिए अच्छी बात है कि इस बार हमने अभी तक के ओलंपिक के मुकाबले सबसे ज्यादा कोशिशें की हैं। आप सभी ने बताया, अभी जो हमारे पहले बोलने वाले जो हमारे वक्ता थे, उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा दल जा रहा है ओलंपिक में, तो ये अच्छे संकेत हैं। और मुझे ओलंपिक में पदकों की क्या उम्मीद है, इस पर बात करने के लिए बोला गया है। तो जब से हॉकी का जो स्वर्णिम काल खत्म हुआ है, यानी 1980 मॉस्को ओलंपिक्स, उसके बाद जो एक जिसे कहा जाए कि खालीपन था, लेकिन इंडिविजुअल मेडल जो आया वो 1998 अटलांटा ओलंपिक में आया, जब हमारे लिंडर पेस ने टेनिस में मेडल जीता था। उसके बाद से हम लगातार मेडल जीत रहे हैं। अटलांटा 1996, लिंडर पेस, पल्लम मल्लेश्वरी 2000, सिडनी 2004 में राजवर्धन राठौर, 2000 हमारे पास थे जब अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था, साथ में विजेंद्र कुमार और हमारे एक और जिन्होंने तीसरा मेडल जीता। यानी कुल मिलाकर हम लगातार मेडल जीत रहे हैं। लंदन में हमारे सबसे ज्यादा मेडल थे, रियो में हम थोड़ा सा पिछड़ गए, लेकिन मैं ये मानता हूं पिछला 2 दशक जो हमारे लिए रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत प्रेरित करने वाले रहे हैं। अब उम्मीदें बढ़ गई हैं।
ये मेरा विश्वास है और आप सभी को ये उम्मीद दिलाता हूं कि पिछले 4 ओलंपिक में जितने मेडल हमारे आए हैं उनसे ज्यादा मेडल इस बार आएंगे। मेरी जो उम्मीद है, व्यक्तिगत जो उम्मीद है, सारे खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को, जो पिछला परफॉर्मेंस रहा है उसके हिसाब से देखता हूं तो 15 से ज्यादा मेडल मैं देखता हूं, जिसमें 3 से ज्यादा गोल्ड मेडल हमारे पास होंगे। इसमें अलग अलग कैटेगरी हैं, मैं क्रमवार अगर सबका विश्लेषण करना चाहूं तो सबसे ज्यादा उम्मीद है, आप सभी जानते हैं, शूटर्स से हमारे पास हैं। शूटर्स ऐसे हैं जिसमें कई शूटर्स अपनी अपनी कैटेगरी में वर्ल्ड नंबर 1 है। उसमें डबल्स की टीम इवेंट जो है वहां भी हमारी जोड़ियां जो हैं वर्ल्ड में रैंकिंग हासिल किए हुए हैं और सीटिंग मिली है उन्हें ओलंपिक में, तो वहां से हमें उम्मीदें सबसे ज्यादा है। उसके बाद बॉक्सिंग में कई नाम ऐसे हैं जो हमें मेडल दिलाएंगे। उनका रंग कौन सा होगा ये देखने वाली बात रहेगी, लेकिन जैसा कि अभी हमारे साइड डायरेक्टर साहब ने कहा कि समय उस दिन कैसा रहता है, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, वो दिन उनके लिए कैसा रहता है, ये मैटर करेगा। तो मेडल का रंग वो उस दिन का उनका विशेष तौर पर उनकी किस्मत, उनका लक तय करेगा, लेकिन मेडल जरूर आएगा। बॉक्सिंग से हमारे लिए मेडल आने हैं 2 से 3 मेडल। कुश्ती एक ऐसा खेल है जो विशुद्ध देसी खेल है, वहां पर हमारे पास कई नाम ऐसे हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा अगर अवसर मिलेगा तो। इसके अलावा कुश्ती से भी मुझे 3 मेडल की उम्मीद है। बैडमिंटन पीवी सिंधु, ये अपने आप में ऐसा नाम है, अपने रियो ओलंपिक का जो उनका सिल्वर मेडल था उसका रंग बदलना चाहेंगी, हालांकि टफ टास्क रहेगा लेकिन वे उम्मीदवार रहेंगी मेडल की। बैडमिंटन में एक और जोड़ी है हमारे सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी की, ये जो जोड़ी है, ये जोड़ी वर्ल्ड नंबर इस समय 10th है, तो इनसे भी उम्मीद की जा सकती है अगर नॉकआउट में ये पहुंचते हैं, यानी सेमीफाइनल तक ये पहुंचते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम नीचे आए तो हॉकी, जैसा कि समीर भाई ने भी बताया, वर्ल्ड नंबर 4 मेंस हॉकी है, वर्ल्ड नंबर 10 वुमेन्स हॉकी है, तो ये टीमें कुछ भी कर सकती हैं। क्वार्टर फाइनल हमारा तयशुदा है, दोनों ही कैटेगरी में हम क्वार्टर फाइनल खेलेंगे, ये वाली बात बिल्कुल तय है। कोई बहुत बड़ी अगर दुर्घटना नहीं हुई तो हम क्वार्टर फाइनल डेफिनेट खेल रहे हैं और क्वार्टर फाइनल नॉकआउट मैच रहता है। यहाँ पर हमारे खिलाड़ी अगर अच्छा करके गए हैं सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, और सेमीफाइनल में जज्बातों की लड़ाई ज्यादा पड़ी, तो फाइनल हमारे लिए दूर नहीं होगा अगर हम बेहतर तरीके से खेल गए, वो दिन विशेष करता है। इसके अलावा तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने जो उम्मीद जगाई है पिछले कुछ दिनों में, वर्ल्ड नंबर 1 दोबारा बनी है, तो दीपिका कुमारी, अतानु दास, ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे बड़ी उम्मीद हम कर सकते हैं। तरणदीप राय जो हैं और प्रवीण जाधव तीरंदाजी में, ये भी बड़े नाम है, छुपे रुस्तम साबित हो सकते हैं। इसके अलावा नीरज चोपड़ा का जिक्र किया था हमारे साइड डायरेक्टर साहब, ये वो एथलीट है जिसने सब कुछ करके दिखाया है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बने 2016 में, तो इस एथलीट के पास काबिलियत है। मैं आपको इनका थ्रो डिस्टेंस बताऊं, इनका थ्रो डिस्टेंस है 88.07। अगर ये अपना डिस्टेंस हासिल करते हैं तो मेडल पक्का उनके पास है, क्योंकि इस डिस्टेंस से कम हासिल किया था रियो ओलंपिक में जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, यानी ये मेडल की सबसे बड़ी होप है एथलेटिक्स में। इसके बाद टेनिस की मैं बात करूं, सानिया मिर्जा डबल्स में खेल रही हैं, अगर मिक्स डबल्स खेलती हैं तो ये कोऑर्डिनेशन कैसा होगा डिपेंड करता है उनके मुकाबले, उनके ड्रॉ के ऊपर। लेकिन सानिया मिर्जा रियो में सेमीफाइनल खेली हैं तो कुछ बेहतर करना चाहेंगे, और पिछला परफॉर्मेंस सानिया मिर्जा का बहुत अच्छा रहा था। टेबल टेनिस एक ऐसी होड़ है, ऐसा टास्क है जहां पर मुश्किलें थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी, लेकिन जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अद्भुत खेल का प्रदर्शन किया है। शरद कमल अपना 4था ओलंपिक खेलेंगे, अनुभव उनके पास रहेगा, लेकिन सिंगल्स में थोड़ी सी उम्मीदें कम रहेंगी क्योंकि उनसे कहीं ज्यादा बेहतर खेलने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। लेकिन मिक्स्ड डबल्स में मनिका बत्रा जो कॉमनवेल्थ में जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करके गई थी, वो उनकी मिक्स्ड डबल्स में पार्टनर रहेंगी, और मुझे सबसे बड़ी उम्मीद मिक्स्ड डबल्स में है। इस जोड़ी को आप नकार नहीं सकते, इसकी उम्मीदों को आप नकार नहीं सकते। तो कई नाम ऐसे सामने आते हैं जिन्होंने गजब का प्रदर्शन पिछले दिनों में किया है। तो सबसे बड़ी हो शूटर्स, उसके बाद बॉक्सर्स, कुश्ती में बजरंग पूनिया एंड कंपनी, विनेश फोगाट, ये ऐसे नाम हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इन खिलाड़ियों का पिछला परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है, और जो बातें रही हैं, जैसा शरद भाई ने कहा, जैसा बाकी लोग ये समझते हैं कि हमारे खिलाड़ियों का जो सुविधाएं हैं या उनकी साधन संपन्नता है वो कम है, ऐसा नहीं है। पिछले अगर एक दशक में देखा जाए, खासतौर से पिछले 5-6 सालों में देखा जाए, तो हमारे खिलाड़ियों को सरकार ने एक्सपोजर बहुत दिया है। हमारे 80% खिलाड़ी विदेशों में जाकर अभ्यास कर रहे हैं। कोरोना काल की असुविधाओं को हमने छुटलाया है, बड़े अच्छे तरीके से तैयारी की है, और मैं मानता हूं कि इस बार का ओलंपिक इतिहास बदल देगा। 83 में कपिल देव की वर्ल्ड कप टीम ने जो करके दिखाया था, वर्ल्ड कप जीत ने जो करके दिखाया था क्रिकेट के लिए, वो इस बार समूचे खेल परिदृश्य को देश के बदलेगा, क्योंकि ओलंपिक में हम सबसे बेहतर करने जा रहे हैं। 6 मेडल थे हमारे पास लंदन में, मैं मानता हूं इस बार 15 से ज्यादा मेडल होंगे और 3 से ज्यादा गोल्ड मेडल रहेंगे। ये खिलाड़ी कमतर नहीं है, पर्टिकुलर उस दिन अगर बेहतर करके गए तो गोल्ड की तादाद भी ज्यादा होगी और मेडल की तादाद भी ज्यादा होगी।
मैं सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसी वे उम्मीदें जगाएं, वैसा वे प्रदर्शन करें। आप सभी ने मुझे बुलाया, बहुत सारा धन्यवाद और उन सभी खिलाड़ियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, मुझे जाना होगा, लेकिन आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा, आपने मुझे बुलाया इन उम्मीदों को बयां करने के लिए। ये उम्मीद हर एक देशवासी की है। सबको शुभकामनाएं और आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। के साथ प्रशांत जी भी हैं, समीर जी भी हैं और सज्जीव सांकृत जी भी हैं। तो हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर कोई सवाल करना चाहे इनसे तो वो आमंत्रित हैं। आप अपना सवाल करें बारी बारी से। अपना नाम और जगह भी बता दें सवाल के साथ ही। कोई सवाल करना चाहेगा? कोई भी पार्टिसिपेंट सवाल हो? हाँ परमार जी बोलिए। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो ग्वालियर से बोल रहा हूँ। मेरे साथी आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, साफ नहीं आ रही है। परमार जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है, जी जी। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर, मैं ग्वालियर से, क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो ग्वालियर से, और मेरे साथी छतरपुर से साउथ यहाँ पर हैं। हम लोग ज्वाइंटली इसको ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा कि हम क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो का काम है कि ग्रास रूट पे जाकर, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना और उन्हें बताना। तो जहाँ तक हम ये देखते हैं कि जो गाँव में स्टेमिना है बच्चों में, वो जो खेल भावना जो गाँव में जाने में, वो यूथ विशेषकर तैयारियां कर रहे हैं, आर्मी में जाने की तैयारी करते हैं, स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स करते रहे हैं, अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए अधिक प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा ये सोचना है कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी थोड़ा विशेष फोकस करें तो वहाँ से हमको बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिल, विशेष ट्रेन बनाकर उनको विशेष प्रशिक्षण देंगे, क्योंकि अब उनका स्टेमिना अपने आप में बहुत मजबूत है। क्योंकि ऐसा शारीरिक रूप से मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि भारत का जो हॉकी में इतिहास रहा है वो जब तक एस्ट्रो टर्फ पे मैच नहीं होते तब तक बहुत ही शानदार रहा। मतलब यूं कहें कि 1980 में भी हमने स्वर्ण पदक जीता, लेकिन उस बार तो बहुत सी टीमों ने भाग भी नहीं लिया था उस टूर्नामेंट में। जो अच्छी और काफी बड़ी जो टीमें हैं उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो एस्ट्रो टर्फ का क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद से हमारा जो प्रदर्शन है वो उस तरीके का नहीं रहा जैसा हम लोग पहले विदाउट एस्ट्रो टर्फ जब खेलते थे। तो क्यों हम इसके साथ समायोजन नहीं कर पा रहे हैं, या इसमें क्या दिक्कत है कि वो प्रदर्शन हम नहीं दोहरा पा रहे हैं जो हमने ध्यानचंद के टाइम में या उनके टाइम में जो प्रदर्शन किया था वो नहीं कर पा रहे हैं? तो इसका आप कितना देखते हैं, मतलब इसका कितना प्रभाव रहा है? देखिए प्रेम भाई, मैं एक चीज बताऊंगा। ध्यानचंद जी जब खेलते थे वो वक्त अलग था, चीजें बदल गई। अब आप ही ने जैसे बोला मुझसे कि एस्ट्रोटर्फ आने से क्यों हॉकी, एस्ट्रोटर्फ आने के कुछ टाइम तक हमने जरूर स्ट्रगल किया, ये मैं मानता हूँ। वो दौर खराब दौर था। ओलंपिक भी हम जीते, लेकिन जैसा आपने कहा कि टीमें ज्यादा नहीं थी वहां पे। लेकिन उसके बाद हमने संभलना शुरू किया। 90 के बाद से हमने संभलना शुरू किया। 94 वर्ल्ड कप में हम 5वें स्थान पे आए। तो 5वां स्थान वर्ल्ड कप में रहना कोई आसान नहीं होता। सिडनी ओलंपिक, जहां मैं खुद जिस टीम का मेंबर था, शायद आपको याद होगा, हमने ऑस्ट्रेलिया सारी टीमों से बहुत अच्छा खेले, लेकिन पोलैंड से हम लास्ट मैच एक एक गोल से ड्रॉ करने के कारण हम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए। उसके बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी तीसरे नंबर पे, जिसमें 6 टीमें टॉप की रहती हैं, और एशियन गेम्स भी हम जीते। तो कहीं भी हम बहुत ज्यादा नहीं पिछड़े थे। यकीनन जब शुरुआत ओलंपिक्स हुआ और 7वें नंबर पे चले, लेकिन उसके बाद सुधार हुआ। आज हम दुनिया के 4 नंबर रैंकिंग में, आज हम जब ओलंपिक में हमारी टीम गई है 4थे नंबर। तो मुझे लगता है कि अभी पिछले बहुत ज्यादा, तो एक मैच जैसे लोग बताते हैं कि एक मैच से एक गलती से हम पूरे टूर्नामेंट बदल जाता है। तो वैसे कुछ होता है और मुझे उम्मीद है कि हम हॉकी टीम बहुत अच्छा। लेकिन सर जो हम
हम लोगों का जो गेम है, जिसे हम लोग कलात्मक हॉकी खेलते हैं, मतलब छोटे छोटे पास, और बहुत ही मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन और जो टीमें हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम का है और यूरोपियन टीम का है, वो लोग थोड़ा पावर गेम से खेलते हैं, मतलब वो थोड़ा दूसरा स्टाइल है। तो क्या स्टाइल का भी कुछ अंतर है सर, जिससे मतलब अभी मतलब हम लोग उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं? जी समीरदास जी, आपकी आवाज अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करते हैं प्रेम जी, आप वो शायद सुन नहीं पाए हैं। नहीं, मैं ये कहता कि सर कुछ स्टाइल का भी अंतर है क्या? जैसे हम लोग बहुत ही कलात्मक और बहुत ही सुंदर हॉकी खेलते हैं, वो लोग थोड़ा सा दूसरे स्टाइल से खेलते हैं, तो कुछ इसका भी अंतर आता है क्या, मतलब गेम में? जो पश्चिमी देश तो हिट एंड रन वाला खेल खेलते हैं ना। हाँ, और हम लोग बड़ा ही मतलब कलात्मक तरीके से और सुंदर तरीके से छोटे छोटे पास। मैं और कोशिश करता हूँ इसका जवाब देने का। पश्चिमी देश वो कलात्मक, वो एक अलग कला है, उसमें स्पीड और एंडोरेंस सारी चीजें, लेकिन जहाँ जो परिवर्तन आया है हॉकी में एस्ट्रोटर्फ के आने के बाद, उस परिवर्तन में हम लोग भी उसमें कंपैटिबल अपने को बना रहे हैं। अब आप देखिएगा, चूंकि आपने सही कहा, जब ग्रास फील्ड से हम हॉकी एस्ट्रोटर्फ पे शिफ्ट हुए थे तो हमारे पास उतने मैदान नहीं थे, बट आज छोटे छोटे जगहों पे भी एस्ट्रोटर्फ इतने बना दिए गए हैं। और यही कारण है, जैसा समीर दास जी ने कहा, कि वी आर कैचिंग अप वेरी फास्ट। हम लोग बहुत जल्दी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे ही एस्ट्रोटर्फ या बाकी सुविधाएं, उस तरह के जूते, उस तरह का टर्फ, उस तरह का स्टिक, चूंकि जब उन्होंने चेंज किया तो उनके पास ये सुविधाएं थी, उस समय हमारे पास ये सुविधाएं नहीं थी, तो हमको टाइम लगा। उनके पास वो थी, वो उसमें उसी सुविधाओं के साथ उन्होंने शुरू किया, इसीलिए शुरुआती दौर में वो थोड़ा आगे निकल गए। बट हम अब बहुत तेजी से उनका पीछा कर रहे हैं और अब हम उनके साथ बराबरी में हैं। अभी ओलंपिक में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कौन टीम जीतेगी, कौन हारेगी। हमारा, आपको ये लगता होगा जरूर कि हमारी टेक्निक जो है वो थोड़ी स्लो है, बट हमारी टेक्निक स्लो नहीं है। वो जमाना था कि जब वो स्लो टेक्निक ग्रासी ग्राउंड में चलती थी, घास के मैदान पे खेलते थे। अब हमारे प्लेयर भी उतने ही एथलेटिक हैं, उतने ही तेज हैं, उनका स्पीड, उनका मोमेंटम उतना ही है जितना विदेशी खिलाड़ियों में है, विदेशी हॉकी खिलाड़ियों में। धन्यवाद सत्यजीत सांकृत जी। इससे पहले कि अगला सवाल आ जाए, एक चीज और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हमारे इस वेबिनार में जो है रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी की काफी बड़ी टीम जुड़ी हुई है। यहाँ के फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डॉक्टर मनोज पाठक, सतीश अहिरवार जी, ऑफिसर प्रताप सिंह, स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स और वॉलंटियर्स जुड़े हैं। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी जयपुर के फिजिकल एजुकेशन की टीम जुड़ी हुई है और ग्वालियर यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पॉपुलर में। तो हमारी जो फुटबॉल टीम है 1958 के बाद से क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाई, जबकि 1954 में उसने सेमीफाइनल में अपना बेस्ट दिया था, उसके बाद भी वो क्वालिफाई ही नहीं कर पा रही है। ऐसा क्यों है सर? सत्यजीत जी क्या? हाँ, मैं इसमें कोशिश करता हूँ जवाब देने का। देखिए, हमारी फुटबॉल, किसी भी खेल की पॉपुलैरिटी और उसमें मेडल, दोनों में उसका सीधा वो, दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब सीधा उनका वो संबंध उससे नहीं होता है। संबंध जरूर होता है। जब आप, जिस समय आप फुटबॉल की बात कर रही हैं, उस समय फुटबॉल में जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्चर बंगाल में और सारे में क्लब कल्चर हुआ करता था, और उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय टीमें थी उस हिसाब से इतना परिपक्व उस समय फीफा या इस तरह का नहीं होता था। आज के तरह के वो प्रोफेशनल नहीं थे। और उसके बाद कई चीजें ऐसी हुई जो बाकी खेल बढ़े और फुटबॉल नहीं बढ़ा, और नहीं बढ़ने का कारण मैं इसे क्लब कल्चर का कमजोर होना मानता हूँ। मेरा ये अपना मत है कि चूंकि क्लब कल्चर पहले क्या होता था, कई जगहों पे, चाहे वो बंगाल हो या गोवा हो, कल्चर थे। गोवा में, बंगाल में छोटे छोटे जगह जिसे पाड़ा बोलते हैं, पाड़ा कल्चर में खेल होता था और बच्चे वहां से काफी निकल के आते थे इंडियन टीम में।
चाहे वो पुराने चुनी गोस्वामी हो, कोई पुराने जितने भी आप देखिए ये लोग प्लेयर जितने भी जिनका आप जिक्र कर रही हैं कि उस समय हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा था, ये सब क्लब कल्चर की देन है। और क्लब कल्चर जब ये स्ट्रांग होगा तो फिर से जैसे ये थोड़ा गेम आगे बढ़ेगा, और मैं आपको बताता हूँ जूनियर लेवल पे फुटबॉल ने अच्छा करना शुरू कर दिया है, तो जैसे हॉकी ने किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि फुटबॉल भी जल्द से जल्द अपना एक स्थान बना लेगा जो उसका स्थान पहले था। जी सर। जी राम स्वरूप जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। मैं चाहता था कि टीम गेम्स में तो इंजरी जब होती है तो रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आती है, तो ये भी कई बार महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे इंजरी को डील करें। प्लेयर्स के साथ जो सबसे बड़ी समस्या होती है, इंडिविजुअल गेम हो या टीम गेम, इसके बारे में कोई जानकारी दें। नहीं, आप ये जरूर पूछे कि सवाल किनसे पूछना चाहते हैं, आप ही बता दीजिए सर। अच्छा, मैं अभी क्या, आपका सवाल क्या था? सवाल ये है कि समटाइम्स टीम जब चयन करते हैं फाइनल टीम का, तो कई बार कोई प्लेयर इंजर्ड होता है और उसको टीम में लेते हैं, रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आती है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इंडिविजुअल गेम में भी इंजरी बड़ी समस्या बन जाती है। तो मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इंजरी अगर होता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, कि कैसे आप उसको मैनेज करते हैं। कि देखिए, अगर इंजरी बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी वाइटल चीज होती है, सबसे पहले प्लेयर को ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि वो खेलें अच्छा, प्रदर्शन अच्छा करें, लेकिन अपने आप को इंजरी से बचाएं। और ये सारे प्लेयर को ये ट्रेनिंग दी जाती है इनफैक्ट, कि आप अच्छा खेलें, अच्छा प्रदर्शन करें। आपको याद है विनेश फोगट का पिछली बार वो काफी अच्छा कर रही थी, लेकिन एकाएक उनको इंजरी हुई, वो खेल नहीं पाई। तो इसके लिए प्लेयर को भी समझाया जाता है, प्लस हमारा साइंटिफिक बैकअप जो होता है वो इस चीज की पूरी तरह तैयार होता है। आज के दिन में खासकर हम लोगों को ऐसा स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बैकअप, स्ट्रॉन्ग मेडिकल रखते हैं कि अगर समय है तो कैसे ठीक करें, तत्काल अगर उनको अरीना में भेजना है तो कैसे भेजें। ये सारी चीजों का वर्कआउट करके एक पूरी टीम इसके पीछे काम करती है, और इंजरी को इंजरी मैनेजमेंट कहते हैं, इस इंजरी मैनेजमेंट को हैंडल करती है। सर एक्चुअली जैसे 82 एशियाड में जब हॉकी मैच हुआ तो उसमें शुरू में ही एक अनफिट प्लेयर को ले लिया गया, बाद में रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम आई, गोलकीपर को रिप्लेस नहीं कर पाए और हम पूरी तरह से उसमें एशियाड 82 में हारे पाकिस्तान से फाइनल। वो अनफिट प्लेयर को कभी अंदर नहीं लेना चाहिए, हमारा कहना। नहीं, अनफिट प्लेयर को लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता, अनफिट प्लेयर को। लेकिन अनफिट कौन मानता है उसको, ये बात है। एक उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसका एक पूरा टीम होता है जो डिसाइड करता है प्लेयर अनफिट है या फिट है। उसके बाद प्लेयर खेलेगा या नहीं खेलेगा, उसमें कोच का रोल होता है, उसमें बाकी पूरी साइंटिफिक बैकअप। आज के दिन में वो जमाना नहीं है कि वो समय भी नहीं है कि पहले किसी ने बोल दिया वो खेल लेगा, ऐसा नहीं है। अब पूरा उसका आकलन होता है कि उसको इंजरी है, कितनी है, वो ठीक होगा या नहीं होगा। साइंटिफिक डॉक्टर सबकी रिपोर्ट आती है, उसके आधार पे कोच होते हैं, विदेशी कोच, देशी कोच, सारों का जो भी उसके चीफ कोच होते हैं, प्लस पूरा मैनेजमेंट होता है। वो देखता है कि बच्चा खेल पाएगा कि नहीं। तो सर जिस तरीके से ग्रास रूट लेवल पर चाइना और अलग कंट्री अपन देखते हैं, वो तैयार करते हैं छोटे एथलीट को 5-6 साल की उम्र से, तो ये कल्चर सर अपने आने में कितना समय लगेगा और इसके लिए पूरी शासन प्रशासन कुछ कदम उठाएगा? ये जो सवाल है, इतने चूंकि ये हमको ये प्रशासनिक तौर पे हमको ये हमारे से पर्टेन करता है, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमारी स्कीमें हैं और इसकी बहुत जानकारी भी है। हमारे यहाँ पहले भी एसटीसी की स्कीम थी जो कि बहुत इम्प्रोवाइज्ड होके आज तो खेलो इंडिया की स्कीम है, खेलो इंडिया यूथ गेम है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। उसमें चयन होता है, एक पूरा पिरामिड बना हुआ है कि बच्चे नीचे से सेलेक्ट होके कैसे नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में पहुंचते हैं, और उस नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस से पहुंचने के बाद वो कैसे नेशनल कैंप में जाते हैं, फिर नेशनल कैंप में जब वो चले जाते हैं तो फिर कैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम के सदस्य बनते हैं। जैसे वो नेशनल कैंप एलीट लेवल में आते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत साई के नेशनल जो स्टेट लेवल या खेलो इंडिया हमारे जो एक्सेलेंस सेंटर्स हैं, कई हमारे खेलो इंडिया एक्सेलेंस सेंटर हैं जो स्टेट चलाती है। हम उनको सारी सुविधाएं देते हैं और उनको वो सारी सुविधाएं हम देते हैं जो हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। लेकिन चूंकि वो सुदूर एकदम दूर जगहों पे उसकी शुरुआत हुई है और
स्टेट के वेयरविदॉल वहां पे काफी आराम से पहुंच जाते हैं या उनके पास सुविधाएं होती हैं कलेक्टर या उस माध्यम से, तो हमारी सुविधाओं का लाभ, हम स्टाइपेंड देते हैं, अच्छा खासा पैसा बच्चों को मिलता है ताकि वो बच्चे को अगर किसी चीज की कमी है तो वो 10,000 रुपया या जो भी मिलता है उससे वो करके और अपनी सुविधाओं, खेल की सामग्री खरीदें। उनको किसी इक्विपमेंट की जरूरत होती है, हम उस एकेडमी को देते हैं। हमारी खेलो इंडिया एकेडमी जो है स्टेट लेवल की, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जो और कुछ स्टेट की खेलो इंडिया एक्सीलेंस की एकेडमी है, वो सारे की, जैसे यहाँ हमारे ग्वालियर में हॉकी की है, इस तरह सारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से भारत सरकार उनको वो सारी सुविधाएं देती है। और इसीलिए ग्रास रूट डेवलपमेंट में एक बड़ा अच्छा कदम है। और इसके थ्रू सारे बच्चे, जैसे अभी आप बात कीजिए, समीर दाद में भी कहा कि मैं साई का प्रोडक्ट हूँ, आप किसी भी अच्छे एथलीट से पूछ लीजिए, किसी न किसी समय में ग्रास रूट लेवल पे या एलीट लेवल पे वो जरूर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के किसी न किसी एक्सेलेंस या किसी न किसी एसटीसी सेंटर से जुड़ा होगा। आप रिसर्च करें, ये रिसर्च की चीजें हैं, लेकिन आप देखें कोई भी प्लेयर हो, हम लोग या तो शुरुआत में, बेशक वो बाद में रेलवे में चले जाएं, एयरलाइंस में चले जाएं, लेकिन शुरुआत में उनका संबंध इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, कोचिंग के रूप में, या कोच हमने प्रोवाइड किया और इस रूप में, या हमारे एक्सेलेंस सेंटर में, या स्टेट सेंटर में, या खेलो इंडिया के सेंटर्स में वो कहीं ना कहीं रहे हैं और वहां से वो आगे बढ़े हैं। थैंक यू। इसके अलावा कोई सवाल करना चाहेगा हमारे पार्टिसिपेंट में तो पूछ सकते हैं। लगता है सर, लगता है कि अब हमें समापन करना चाहिए। तो आभार के लिए मैं आमंत्रित करता हूं प्रेम गुप्ता जी को, मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर पीआईबी भोपाल। प्रेम गुप्ता जी। जी, आज सभी ने बातें